आज हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल के 55th मीटिंग के बारे में, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए। फोर्टिफाइड राइस कर्नल यानी एफआरके पे जीएसटी को 18% से घटाकर 5% तक कम कर दिया गया है। यानी अगर आपको फोर्टिफाइड राइस खरीदना हो तो थोड़ा कम टैक्स पे करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि आपको ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स है जहाँ एफआरके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जब ये राइस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया राइस मिल से परचेज करती है तब जीएसटी कम देना होगा। अब बात करते हैं जीन थेरेपी की। जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि बहुत सारे मेडिकल सर्विसेज पर जीएसटी लागू नहीं होता, वैसे ही जीन थेरेपी पर भी जीएसटी लागू नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल ने इसे पूरी तरीके से जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया है। वैसे भी जीन थेरेपी में छोटी मोटी बीमारी तो नहीं होती होगी, बड़ी बीमारी में हॉस्पिटल का बिल भी ज़्यादा आता होगा। जहाँ जीन थेरेपी मोस्टली यूज़ होती होगी तो वहाँ पर पेशेंट्स को रिलीफ मिल जाएगा। मैं देख रहा हूँ बहुत जगह फेक न्यूज़ फैल रही है कि गवर्नमेंट ने मोटर व्हीकल इंश्योरेंस पर से जीएसटी माफ़ कर दिया है और जल्द ही लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पर भी करेगी। लेकिन बात कुछ और है। मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस पर तो कुछ खास डिस्कशन भी नहीं हुआ इस मीटिंग में। लेकिन मोटर इंश्योरेंस की बात करें तो सेक्शन 164B ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट गवर्नमेंट एक फंड बनाती है, एक ऐसा फंड जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि रोड एक्सीडेंट्स के जो विक्टिम्स है उनकी हेल्प की जाए। फॉर एग्जांपल हिट एंड रन जो केस होते हैं, इस फंड में इंश्योरेंस कंपनी को भी कंपलसरी पैसा जमा कराना होता है। वो पैसा इनडायरेक्टली आपसे ही वसूला जाता है प्रीमियम के रूप में, क्योंकि कंपनी अपने जेब से तो भरेगी नहीं। उस फंड कंट्रीब्यूशन वाले पोर्शन पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। आपको बेनिफिट इस डिसीजन से तभी होगा अगर मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कंपनीज अपने प्रीमियम का अमाउंट ईमानदारी से थोड़ा कम कर दे, क्योंकि जीएसटी में उनको रिलीफ मिला। वाउचर्स के ट्रांजैक्शन पे भी जीएसटी अब नहीं लगेगा। मतलब अगर आप किसी गिफ्ट कार्ड या वाउचर का ट्रांजैक्शन करते हो तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। वैसे तो ये काफ़ी पुराना प्रॉब्लम था, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने फाइनली इस कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया है कि वाउचर का ये जो ट्रांजैक्शन है ये ना ही गुड्स है और ना ही सर्विस है। उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। लोन की पेमेंट ना करने पर या लेट पेमेंट करने पर बैंक और एनबीएफसीज बोरोवर्स पे पेनल्टीज चार्ज करती है। अब उन पेनल्टीज पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, पहले लगा करता था। जीएसटी का डिमांड ऑर्डर आने पर आप सब पहले क्या करते हो, या तो पेमेंट या फिर अपील फाइल। जब आप अपील फाइल करते हो तब 10% का डिस्प्यूटेड टैक्स और 25% ऑफ पेनल्टी का अमाउंट जो है वो प्री डिपॉजिट करना होता था। अब पेनल्टी प्री डिपॉजिट का अमाउंट 25% से कम कर 10% कर दिया गया। अब कंपनसेशन सेस क्या है? जब इंडिया में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ तब कुछ स्टेट्स को अपने रेवेन्यू का लॉस होने की चिंता थी। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ लग्जूरियस प्रोडक्ट्स, कुछ डीमेरिट्स प्रोडक्ट्स भी जैसे टबैको, कोल्ड ड्रिंक्स पर भी कंपनसेशन सेस लागू किया गया। ये सेस नॉर्मल जीएसटी के अलावा लिया जाता है। मैं बता दूं, कंपनसेशन जो सेस है इसका पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाता है, यानी कि स्टेट को ये इसका शेयर नहीं मिलता। इस सेस से जो रेवेन्यू आता है वो स्टेट्स को जीएसटी इंप्लीमेंट करने की वजह से हुए रेवेन्यू लॉस को कंपनसेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब मर्चेंट एक्सपोर्टर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं, सप्लायर्स, और एक्सपोर्ट करते हैं। मर्चेंट एक्सपोर्टर्स पे टैक्स का बोझ ज़्यादा था, क्योंकि उन्हें एक्सपोर्ट के लिए जो गुड्स खरीदने होते थे उन पर भी कंपनसेशन सेस देना पड़ता था, चाहे वो गुड्स इंडिया में सेल ही ना कर रहे हो। इससे उन्हें वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम्स आने लगी और ग्लोबल मार्केट में भी वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहते, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काउंसिल ने मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को सप्लाई किए जाने वाले गुड्स पे कंपनसेशन सेस को 0.1% तक कम कर दिया। ये पहले रेट्स काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, जो गुड्स के हिसाब से 22% तक भी जा सकते थे। मर्चेंट एक्सपोर्टर्स पे टैक्स का बोझ कम हो गया। ये डिसीजन इंडियन गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगा। इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ने की संभावना है। HSN नंबर 19 है। इस कैटेगरी में ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे दाल, आटा, दूध। 21 की कैटेगरी में अलग अलग तरीके के खाने के सामान आते हैं।
जैसे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट्स, जो फूड सप्लीमेंट्स है और दूसरे प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स। मोस्टली इन कैटेगरीज में वो आइटम्स है जो खाना बनाने में ज़रूरत यूज़ की जाती है। जीएसटी काउंसिल ने ऐसे आइटम्स जो HSN 19 या 21 की कैटेगरी में आते हैं उन पर कंसेशनल 5% का रेट लागू किया है। आजकल इन्फ्लुएंसर लोग स्पॉन्सरशिप के माध्यम से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और इस ट्रांजैक्शन में RCM इन्वॉल्व होता है, यानी जीएसटी का कंप्लायंस पूरा कंपनी करेगी, इन्फ्लुएंसर्स को करने की जरूरत नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि स्पॉन्सरशिप सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ जाए RCM में, जो ऑलरेडी अभी चल रही है। जीएसटी काउंसिल का ये डिसीजन कंपोजिशन टैक्स पेयर्स वालों को रिलीफ के लिए। कंपोजिशन टैक्स पेयर जो जब कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं, ये स्कीम छोटे टैक्स पेयर्स के लिए होती है जिसमें वो नॉर्मल जीएसटी के बजाय एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से टैक्स पे करते हैं, जिससे कंप्लायंस का जो बर्डन है वो उन पर कम आता है। अब नोटिफिकेशन नंबर 9/2024 CTR में ये रूल्स लाया गया था कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देता है तो रजिस्टर्ड पर्सन को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर जीएसटी पे करना होगा। अब जीएसटी काउंसिल ने क्या चेंज किया, अगर कोई टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड है, जो कंपोजिशन स्कीम है, और वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है तो उसको RCM के अंडर जीएसटी पे नहीं करना होगा। नॉर्मली अगर वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं होता तो RCM एप्लीकेबल हो जाता। जब 10 अक्टूबर 2024 में नोटिफिकेशन आई थी तब से लेकर अगर कोई भी पेनल्टीज इस स्पेसिफिक इशू के लिए इनको भरने को आ रही है तो ये वेव हो जाएगी। पहले यूज्ड कार्स की सेल्स पे 12% जीएसटी लगता था, कुछ एक्सेप्शंस भी थे। अब सारे यूज्ड कार्स पर 18% जीएसटी लगेगा, चाहे वो पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें एक्सेप्शंस भी है, कुछ स्पेसिफिक व्हीकल्स पे पहले से ही 18% जीएसटी लगता था, वो अभी भी सेम लगेगा। जैसे कि पेट्रोल व्हीकल जिनका इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा या लेंथ 4000 mm से ज़्यादा हो, डीजल व्हीकल जिनका इंजन 1500 सीसी से ज़्यादा और लेंथ 4000 mm से ज़्यादा हो, SUV जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स है उस पे भी। अब जीएसटी सिर्फ सेलर के मार्जिन पे लगेगा, यानी परचेस प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस पे। अब इस डिसीजन से बहुत सारे फेक रूमर्स भी फैल रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने देखा एक न्यूज़ में कि 5 लाख का अगर मैंने कार परचेस किया है और बाद में मैं 1 लाख में बेच रहा हूँ सेकेंड हैंड, तो इसमें मार्जिन 4 लाख हो गया और 4 लाख पे अगर मैं जीएसटी कैलकुलेट करूँ तो लगभग ये 72,000 हो जाता है। अब जब मैंने बेची 1 लाख में है तो 72,000 गवर्नमेंट को वैसे दो। तो सबसे पहली बात, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको कोई जीएसटी का इसमें कोई कंप्लायंस नहीं। दूसरी बात, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपने डेप्रिसिएशन भी लिया होगा उस कार पे। अब जब आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे तो उसका मार्जिन कम हो जाएगा। 5 लाख में भले ही आपने खरीदी हो, लेकिन अगर आप 20 से 30% साल में डेप्रिसिएशन घटा दोगे तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी कम हो जाएगी। अब उसके बीच का जो मार्जिन होगा उस पर जीएसटी लगेगा। बट इसमें भी क्लैरिफिकेशन अभी तक आई नहीं है कि ये प्रॉफिट मार्जिन है या सिर्फ डिफरेंस वाला मार्जिन। तो जब ये सर्कुलर या अमेंडमेंट के थ्रू आएगा तभी इस पर क्लैरिटी आ पाएगी। पॉपकॉर्न के जीएसटी रेट में बहुत कन्फ्यूजन हो गया था, पहले तो अलग अलग रेट्स थे, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल ने क्लियर कर दिया है कि प्लेन पॉपकॉर्न जिसमें सिर्फ नमक और मसाला है, प्री पैकेड है, लेबल नहीं है, तो 5% जीएसटी। अगर रेडी टू ईट पॉपकॉर्न है जिसमें नमक मसाला है, प्री पैकेज भी है, तो 12%। लेकिन कुछ ऐसे पॉपकॉर्न जिसमें कैरेमल भी है तो इसलिए वहाँ पे 18% का जीएसटी रेट आ जाएगा।